हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 30, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की? तो राइट आंसर रहेगा प्रिस्टले ने। फिर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड है, पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो ऑप्शन है क्लोरोफिल ए व बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। तो ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। फिर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो राइट आंसर रहेगा 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण केल्विन में शामिल है? तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों है कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और रिजेनरेशन, तो ये तीनों ही केल्विन चक्र के चरण हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका फर्स्ट है, 3C3 चक्र को रिक्त स्थान से के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा केल्विन। क्या रहेगा राइट आंसर? केल्विन। फिर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड है हमारा, क्रांज रचना रिक्त स्थान पौधों में पाई जाती है। तो राइट आंसर रहेगा C4 पौधों में। फिर हमारा नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो राइट आंसर रहेगा रूबिस्को। क्या रहेगा राइट आंसर? रूबिस्को, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, सीमा कारक सिद्धांत रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर रहेगा ब्लैकमैन। क्या रहेगा? ब्लैकमैन। फिर हमारा नेक्स्ट है सही जोड़िया। तो इसका फर्स्ट है PS फर्स्ट। तो राइट आंसर रहेगा इसका P700। फिर हम नेक्स्ट देखें तो PS सेकेंड। तो राइट आंसर रहेगा P680। फिर है PEP। तो इसका राइट आंसर रहेगा CO2 ग्रहण करता। फिर है क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। फिर हम देखें एक वाक्य में उत्तर। तो इसका फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो नाम है ताप, प्रकाश, और आगे देखें तो आगे है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है क्लोरोफिल, जो कि हरी पत्ती को क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरी होती है। फिर नेक्स्ट है, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में किन कोशिका अंगों में संपन्न होती है? तो राइट आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट। और एक और अंग है जिसका नाम है पर ऑक्सीसोम। क्या है नाम? पर ऑक्सी सोम। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, 3PGA का पूर्ण विस्तार लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देख सकते हैं। आंसर ये है 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसका पूरा नाम है PEP का। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो राइट आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है। सो इसका फर्स्ट है, संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, उसी की क्रिया में वातावरण से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और भूमि से हम मृदा से हम क्या लेंगे? जल लेंगे, और जो वो पौधा है वो जल लेकर पत्ती तक जाएगा और उस पत्ती में यह प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया संपन्न होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, रसोपरासरणीय परिकल्पना लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रसोपरासरणी परिकल्पना। यह परिकल्पना पीटर मिशेल ने दी थी। उनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का संश्लेषण एवं झिल्लिका के आर प्रोटीन द्रवणता के कारण होती है। ये झिल्लिकाएं थाइलेकॉइड की होती है। क्या होता है कि जो रसापरिणी परिकल्पना है ये पीटर मिशेल ने दी है, और उनके अनुसार जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें एटीपी का संश्लेषण होता है और झिल्लिका के आर पार प्रोटीन प्रवणता होती रहती है, और ये झिल्लिकाएं थाइलेकॉइड की होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। जब किसी प्रक्रिया की दर अनेक स्वतंत्र कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, तब उस प्रक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक से नियंत्रित होती है। क्या होता है कि जब कोई प्रक्रिया है तो उसमें क्या होता है कि अनेक स्वतंत्र कारकों
के द्वारा ही वह प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है। अगर वह प्रक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित कारक हैं तो उसे कम दर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा क्रांज एनाटॉमी को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। हमें इसका आंसर नहीं मिला है तो प्लीज़ जिस किसी को भी इसका आंसर मिले वो कमेंट करके हमें बताए, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे या फिर हमें उसका आंसर मिलने पर आपको यह कमेंट में पिन करके मिल जाएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम। पहला है क्लोरोफिल ए, जिसमें क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा रंग होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है उसका रंग कैसा होता है, चमकीला हरा और नीला। ओके, फिर है क्लोरोफिल बी, जिसका हरा और पीला रंग होता है। फिर थर्ड है जेंथोफिल, तो इसका होता है पीला रंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण की यह सारी योजना pH सेकेंड से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए pH फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अनंत में अधोगामी होकर NADPH+ को अपचयित कर NADPH+H+ के बनने तक होती है। यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की जितनी भी योजना होती है वो कैसे आकार की होती है, जेड आकार की होती है, इसीलिए इसे हम जेड स्कीम कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा प्रकाशीय श्वसन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया, यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में यह क्रिया तुरंत बंद हो जाती है। इस क्रिया में जल का अपघटन तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो क्रिया है ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी और फिर क्या होगा, यह जो क्रिया है इसमें जल का अपघटन होगा और ऑक्सीजन का उत्सर्जन, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगी। ओके, फिर इसमें यह क्रिया कहाँ पर होगी, जो पत्ती का जो ग्रेना भाग है उसके क्लोरोप्लास्ट में यह क्रिया होगी। तो इसी को हम पूरी क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पृष्ठलेख का प्रयोग लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पृष्ठलेख का प्रयोग। उन्होंने क्या किया था कि एक बंद स्थान, यहाँ पे बंदे हो गया है, सॉरी यहाँ पर बंद आएगा। ओके, जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो या कोई प्राणी हो जो वायु से सांस लेते हैं वह वायु को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। प्रिस्टले ने परिकल्पना की पौधे की उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। इस प्रकार प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। इन्होंने क्या किया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन की खोज की। ओके, फिर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया जो कि इस प्रकार का था, उसमें उन्होंने एक तरफ एक चूहे को रखा और दूसरी तरफ एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन नहीं गया, जिसके कारण वो दोनों क्या हो गए, एक तो मर गया और दूसरा वो जो जलती हुई निरंतर जलती हुई जो अगरबत्ती मोमबत्ती थी वो क्या हो गई, बुझ गई। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उनके साथ एक पुदीना का पौधा भी रखा, जिससे क्या हुआ कि उन दोनों को ऑक्सीजन भी मिल सके और पुदीना का पौधा ग्रोथ कर रहा है या नहीं इस बारे में भी पता किया। तो उन्होंने देखा कि जब एक पुदीने का पौधा उस बेलजार में उनके साथ रखा गया तो वो जो चूहा था वो भी जीवित रहा और जो मोमबत्ती थी वो सतत यानी कि निरंतर जलती रही। तो इस प्रकार उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट है C3 व C4 पौधों में कोई 5 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, C3 व C4 पौधों में 5 अंतर।
तो C3 व C4 पौधों में अंतर, पहला है C3 और दूसरा है C4। तो इसका देख लेते हैं C3 में। इनमें CO2 का ग्रहण राइबोलूज 1,5 बाईफास्फोट नामक यौगिक द्वारा होता है। फिर हम C4 पौधे में देखें तो इसमें CO2 का ग्रहण फाइकोइनोल पाइरुविक अम्ल द्वारा किया जाता है। फिर है हमारा इसी में सेकेंड C3 में CO2 के ग्रहण के पश्चात फास्फोग्लिसरिक अम्ल नामक रसायन 3C यौगिक प्रथम उत्पाद के रूप में बनते हैं, इसलिए इसे C3 पौधे कहते हैं। फिर हम C4 में देखें तो CO2 के ग्रहण के पश्चात ऑक्सोचैलिक एसिटिक अम्ल यानी कि C4 प्रथम उत्पाद के रूप में बनता है, इसीलिए इसे C4 पौधे कहा जाता है। फिर हम थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। फिर है पत्तियों के बंडल शीट में अपेक्षाकृत बड़ा तथा मिजोफिल कोशिकाओं में छोटा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर हम फोर्थ देखें तो इसकी पत्तियों में क्रेंज एनाटोमी का अभाव होता है, यानी कि क्रेंज शारीर का अभाव होता है। फिर है इसकी पत्तियों में क्रेंज एनाटोमी का होना चारित्रिक लक्षण है, जो इसके चरित्र का लक्षण है। ओके। फिर है फिफ्थ तो C3 चक्र मिजोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है, C3 चक्र बंडलशीट के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इनमें से जो भी आपको 5 पॉइंट्स अच्छे लगे उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप अच्छे से ले लीजिए। फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया में 5 अंतर। तो प्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। इसके अंतर देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका, यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है तथा इसकी पूर्णता के लिए प्रकाश अत्यावश्यक होता है। फिर इधर देखिए तो इधर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इधर है इस क्रिया में प्रकाश अवशोषण तथा इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण की क्रिया होती है। फिर इधर है प्रकाश अवशोषण तथा इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण नहीं होता है। फिर थर्ड पॉइंट है इस क्रिया में एटीपी अवकृत होकर NADPH2 का संश्लेषण होता है। इसमें एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है बल्कि इसका उपयोग किया जाता है। फिर है इस प्रक्रिया में जल का विघटन तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में CO2 का अवकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। फिर है फिफ्थ, यह क्रिया हरित लवण किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, के ग्रेना भाग में होती है। यह क्रिया हरित लवण के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्रीय व अचक्रीय फास्फोराइलेशन में 5 अंतर। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन में अंतर। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन। तो इसका फर्स्ट है इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन चक्रीय होता है तथा यह वर्णक तंत्र pH फर्स्ट में पूर्ण होता है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन अचक्रीय होता है तथा यह दोनों वर्णक तंत्र pH फर्स्ट तथा pH सेकेंड द्वारा पूर्ण होती हैं। फिर हम इसका सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड है इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्रोत P700 होता है तथा क्लोरोफिल अणु से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन्स पुनः उसी क्लोरोफिल तक वापस आ जाते हैं। फिर है इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्रोत H2O होता है। इसमें क्लोरोफिल से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वापस पुनः उसी क्लोरोफिल तक नहीं आते हैं। फिर है थर्ड, इसमें जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन तथा CO2 विमुक्त की क्रिया नहीं होती है। इसमें जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन तथा CO2 विमुक्त की क्रिया होती हैं। फिर इसी का फोर्थ है इसमें 2 स्थलों पर ATP संश्लेषण होता है। इसमें एक स्थल पर ATP संश्लेषण होता है। यह क्रिया NADPH2 के संश्लेषण में संबंध नहीं रखता है। यह NADPH2 के संश्लेषण से संबंधित होता है। हमने इन सभी के आंसर देख लिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।